नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 9 की जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत, उसका पार्ट 3 अपवाह लेके आए हैं। अपवाह अर्थात बहाव, ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी तंत्र बहता है किसी क्षेत्र का, उसे अपवाह कहते हैं। तो अपवाह के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोगों ने भारत की आकार और स्थिति जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप, इन दोनों पार्ट की हमने व्याख्या विशेष वर्णन हम लोगों ने चैप्टर पे अपना जो है वह अपलोड कर रखा है वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं। इतिहास का जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसके चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, ये सारे चैप्टर आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए एक बहुत सुंदर सा और अच्छा सा मैसेज होगा वीडियो के एंड में जो आपकी पढ़ाई को बहुत 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 अच्छा कर देगा। तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं कि अपवाह क्या है। ठीक है, तो अपवाह मुख्यतः देखिए यहाँ पे ना हम नदी तंत्र की बात करेंगे तो हम नदी के बारे में एक तरीके से पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है जो कि आपको आगे के लिए आपका बेस बनाएगा। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, अभी हम देखेंगे कि आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके एक बड़ी नदी का निर्माण कर देती है और जो ये नदी होती है ये या तो किसी महासागर में या किसी समुद्र में या किसी झील में जाके गिर जाती है और नदी की वहां एक तरीके से नदी का जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है, फिर वो उसमें मिल जाती है तो वह एक अलग भाग बन जाती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है, मतलब जो प्रवाह है, आपको मैंने बताया कि बहाव, जो बहना, जो नदी का जो ये है ना, नदी जैसे बहती है, इसको प्रवाह कहते हैं। उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए इस प्रकार से, ठीक है, यहाँ पे आपको देख रहे हो कि आप यहाँ पे अपवाह द्रोणी है, ठीक है, जिसमें धारा ए और धारा बा है, मतलब ए और बी है। ठीक है, और ए और बी में आप देखोगे कि यहाँ पर एक ऊंची भूमि ऐसे उठी हुई है ये, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो अलग अलग धाराएं बन गई है, दो द्रोणियां बन गई हैं, अपवाह द्रोणी बन गई है, इसे जल विभाजक कहेंगे। जो क्षेत्र दो अपवाह द्रोणियों को अलग करता है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र, वह क्या कहलाता है? वह जल विभाजक कहलाता है। तो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है, जो ब्राजील के अंदर अमेजन नदी है, जो हमने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा है कि विश्व की अगर सबसे बड़ी नदी देखी जाए जल के आधार पर, सबसे ज्यादा जो जल है किस नदी में है, वह अमेजन नदी है जो कि ब्राजील में स्थित है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो आपको ये हमने पहले भी बताया था, लेकिन इस चैप्टर में भी हम बता देते हैं। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो मुख्यतः वैसे तो गंगा की ही होगी, लेकिन हम आगे चल के हमें धीरे धीरे करके मुख्यतः पता लग जाएगी कि कौन सी। ठीक है, तो आपको, क्योंकि हम पाठ के आधार पर हमको उत्तर सारे जानने हैं तो हम पाठ में ही सारे उत्तर जान लेंगे। भारत में अपवाह तंत्र, ठीक है, तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब भाई नियंत्रण कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है? तो जो भौगोलिक स्थिति, आपको पता है कि भारत में ऊपर तो क्या कहते हैं, पर्वत हैं, हिमालय के पर्वत हैं, मध्य में गंगा के मैदान है और नीचे प्रायद्वीपीय पठार है। तो जो भी इसका नियंत्रण होता है, जो वितरण होता है, वह सारा भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक आकृति के आधार पर होता है भारत में अपवाह तंत्र का। तो इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, हिमालय की नदियां, जैसे अभी मैंने बताया आपको, हिमालय पर्वत, ठीक है, और
दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, आपने देखा है कि प्रायद्वीपीय पठार कहां से कहां तक है, हमने पीछे वाले चैप्टर में ये पढ़ा था। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार क्या है? जो हमारा प्रायद्वीप है भारत, जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, और उसमें जो पठार है मतलब उनके अंदर से निकलती हुई, उनके पहाड़ों से निकलती हुई नदियां जो है वह प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, तो दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं, अलग अलग हैं, इसलिए भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर उनको दो भागों में हमने बांटा है। हिमालय के अधिक जो ज्यादातर नदियां हैं, अधिकतर का अर्थात आपको पता ही है, हिंदी में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आपको समझ में नहीं आता तो जरूर आप बता दीजिएगा। और वीडियो को 360p पर देखिए। ठीक है, वीडियो को आप 360p पर देखेंगे ना तो आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेगी, जो कि हाई रेजोल्यूशन आपको मिलेगा वीडियो का, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो फास्ट लगती है थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, और स्लो लगती है तो थोड़ा सा फास्ट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है, उनको दबा के आप स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कुछ हिमालय की जो ज्यादातर नदियां हैं, अधिकतर नदियां हैं, वे 12 मासी हैं। 12 मासी अर्थात मतलब उनमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, वह पूरे साल भर पानी से भरी रहती हैं, उनमें कभी भी सूखा नहीं आता। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा जल भी मिलता है। अर्थात नदियों को सिर्फ पानी बारिश के कारण नहीं मिलता है कि बारिश हुई है तो ही उनको ज्यादा जल उनका आएगा, साथ ही साथ जो हिमालय के ऊपर जो हिम है, बर्फ है, उसके पिघलने के द्वारा जो जल मिलता है, जो जल आता है, वो भी नदियों में मिल जाता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। गार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती है। अपरदन आपको पता है कि मिट्टी का कटाव करती है। जैसे अभी आप यहाँ पे गॉर्ज देखेंगे तो ये नदी जब आ रही है तो ये पर्वतों को, यहाँ से पर्वतों को काटती हुई आएगी। जब पानी बढ़ेगा, पीछे वर्षा होगी तो नदी का बहाव ऊपर हो जाएगा, तो इन सबको ऐसे काटती हुई जाएगी। ठीक है, तो ऐसे वह अपरदन क्रिया करती है, बहुत ज्यादा पर्वतों को काटने का काम करती है। ठीक है, अपरदन क्रिया बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा करती है, अपरदन क्रिया करती है तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। अपने साथ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या करते हैं, वो पहाड़ों को काटती हुई आती है, तो जो वहां पे मिट्टी होती है, बहुत सारी जो रेत होती है, बालू होती है पर्वतों की, उन सबको अपने साथ लेके आती है। ठीक है, और मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां का निर्माण करती है। ठीक है, बहुत सारी निक्षेपित कर देती है, मिट्टी छोड़ देती है वहां पे, तो बहुत सारी चीजें बनाती है, जैसे विसर्प बनाती है, गोखुर झील बनाती है, और बाढ़ के मैदान तो निर्मित कर ही रही है हमारी नदियां। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। देखिए, अब चित्र 3.3 में भी हम देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जो तीनों चीज बताई है इन्होंने, ये असल में जो तीनों जो चीजें बताई हैं ये असल में है क्या। ठीक है, नदी का स्रोत उत्पन्न हो गई भाई। नदी आप देखो, यहाँ पे छोटी सी नदी है। ठीक है, यहाँ पे बारिश हुई। ठीक है, बारिश से पानी इनमें मिलने लग गया। ठीक है, और ऊपरी भाग है ये, तो ये ऐसे थोड़ी सी गहरी होती है, थोड़ी बढ़ता गया पानी। ये इसका मध्य भाग है। इस मध्य भाग में क्या होता है कि ये ऐसे नदियां जो ना ऐसे सांप की आकृति लेती है। ठीक है, इसे कहते हैं विसर्प। तो आपको सांप से याद रखना है विसर्प। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ही भूलेंगे नहीं। विसर्प मतलब सांप की आकृति की तरह, और ये मध्य भाग में होता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि निचले भाग में गोखुर झील बनाती है। गोखुर झील क्या होती है? गोखुर झील में क्या होता है कि नदी ऐसे चल रही है, पहले यहाँ से बह रही थी। ठीक है, और एकदम से क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने यहाँ से बहना बंद कर दिया और यहाँ से बहने लग गई। ठीक है, तो इतना जो क्षेत्र कट गया, जो आपको क्षेत्र दिख रहा है अलग से, जो कट गया, इसे गोखुर झील कहते हैं। तो खुर क्या होता है? खुर आपने देखा होगा कि जो हमारे जानवर होते हैं उनका खुर होते हैं। ठीक है,
जो गाय है, भैंस है, बैल है, उनके ऐसे खुर होता है, ठीक है। तो खुर का आकार ये बना लेती है, इसलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। और अंत में निचले भाग में जब ये समुद्र में मिलती है, आप इसे समुद्र समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, जितना भी अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आती है उनको यहाँ पे बिछा देती है और छोटे छोटे ऐसे द्वीप टाइप डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरवन का डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि गोखुर झील क्या है, विसर्प क्या है और डेल्टा क्या है। और डेल्टा कहाँ बनाती है, सबसे अंतिम भाग में। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ठीक है। अर्थात प्रायद्वीप की जो नदियां होती हैं, क्योंकि वो 12 मासी तो होती नहीं है, वो नदियां जो है वह मौसमी होता है, मौसम पे निर्भर करता है, वर्षा पे निर्भर करता है, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, मतलब नदी की बजाय वह धारा बन जाती है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई भी कम होती है और छिछली होती है, ठीक है। कम गहरी होती है और लंबाई भी कम होती है, लेकिन हिमालय नदियां काफी गहरी भी होती हैं और उनका जल भी काफी होता है और काफी लंबी दूरी तय करती है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, ठीक है, तथा पश्चिम की तरफ बहती है। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियां पहचान सकते हैं? तो नर्मदा और तापी, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। और दो ही नदियां हैं जो हमें पश्चिम की तरफ बहती हुई दिखेंगी, एक तो नर्मदा है, नर्मदा, और ताप्ती या तापी, ठीक है। हाँ, तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो नर्मदा और तापी, आपको ये दो यहाँ पे नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ केंद्रीय उच्च भूमि से निकल के पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं? अभी हमने आपको बता दिया। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय की नदियां ज्यादा, जैसे कृष्णा होगी, कावेरी होगी, गोदावरी होगी, महानदी हो गई। लेकिन सिर्फ नर्मदा और तापी जो मैंने आपको बताई, ये जो है ये आपको केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने के बाद में पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब हम हिमालय की नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हिमालय की नदियां तो मुख्यतः वैसे बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। सब लोग उत्तर के हिमालय से निकल के सीधे सीधे जाके वो कहाँ जाती हैं, सीधे ज्यादातर सिंधु को छोड़ के, सतलुज वगैरह को छोड़ के बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन बहुत सी नदियां जो है वह अरब सागर में भी गिरती हैं, ठीक है। तो कैसे गिरती हैं ये अभी हम बताते हैं आपको। तो हिमालय की नदियां सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अपवाह आपको पता लग गया, बहने वाला क्षेत्र, ठीक है। द्रोणी पता लग गई आपको, अपवाह द्रोणी पता लग गई, और आपको अब नदी तंत्र पता लग गया, जिसमें नदी का सब कुछ एक तरीके से आप नदी द्रोणी मान लो, अपवाह मान लो, यह सारा क्षेत्र जिसमें उसकी सहायक नदियां उसमें आके मिलती है, वह सारा नदी तंत्र कहलाता है। सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालयन क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रांस हिमालयन 3 नदियां बताइए जो ट्रांस हिमालयन है। ट्रांस हिमालयन अर्थात जिनका उद्गम हिमालय पार से हुआ है, ठीक है, और हमारे भारत में नहीं हुआ, हिमालय पार से हुआ है। तो एक तो सिंधु हो गई, एक ब्रह्मपुत्र हो गई, ठीक है, और आपको एक और बता देता हूँ सतलुज नदी। तो 3 नदियां जो है ये ट्रांस हिमालयन नदियां हैं, ठीक है। और ये आसपास वहीं पे इनका उद्गम होता है, जहां पे मानसरोवर झील है वहीं से ही इनका उद्गम होता है। तो पश्चिम की ओर बहती हुई ये नदी भारत में, ठीक है, भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और इस भाग में ये एक बहुत बड़ी सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण भी करता है। पर्वतों के बीच से जब नदी निकलती है और ऐसे घाटी सी बना देती है ना, उसको कहते हैं गॉर्ज, ठीक है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। ये कहाँ मिलती हैं? ये सब मिलती हैं लद्दाख के क्षेत्र में। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में
पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं। मतलब उल्टी, देखिए आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र मान लीजिए, ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से पैदा होगी मानसरोवर झील से, और ऐसे पश्चिम की तरफ बहते हुए और यहाँ पे लद्दाख में घुसेगी और ऐसे गिलगित वगैरह होके फिर ऐसे पाकिस्तान में चली जाती है। तो सिर्फ हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो कुछ इलाका है वहीं से ही ये बहती है। तो ये अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, जे चरवस हम ऐसे याद करते हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा उल्टा सीधा बता दिया है। जे मतलब सबसे ऊपर जे, उसके बाद चेनाब, जेचर, रावी, व्यास और सतलुज। इस प्रकार से ये 5 नदियां हैं, और ये 5 नदियां क्योंकि पंजाब और जम्मू कश्मीर इन सारे क्षेत्रों से बहती हुई जाके बाद में ये पाकिस्तान में मिठान कोट में जाके सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपको कि किस प्रकार से मिलती है। तीनों का आप चिंतित नहीं होना, आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आप वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता स्पीड कम ज्यादा कर लीजिए, और आपको ये पक्का फायदा देगी ये वीडियो, ठीक है। तो अभी आपको मैं मैप दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा सारी चीजें। बाहर निकलती हैं, और ये कहाँ पे मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट जगह है, वहां पर ये सिंधु नदी से जाकर 5 नदियां मिलती हैं। इसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो सिंधु नदी के जो द्रोणी का मतलब, ये सिंधु नदी को जो ये आपको पता है कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज इनसे मिलके भी सिंधु नदी का निर्माण होता है। तो इसका जो 1/3 हिस्सा है तो वह पंजाब में है, हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है। इतने क्षेत्र में भारत में भी ये है, इसका जो नदी द्रोणी का है जो हिस्सा है। और 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक, ठीक है। भारत की लंबी नदी तो आपको पता ही, सबसे बड़ी नदी जो है भारत की वह गंगा है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों के अनुसार, मतलब जो 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था एक हमारा, ठीक है। तो उसके अनुच्छेदों के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। तो आपको पता लग गया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो केवल 20% करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में जाती है नदी। अगर हम सारा जल इस्तेमाल कर लेंगे तो पाकिस्तान एक तरीके से प्यासा ही मर जाएगा। तो हम लोग हमेशा, भारतीय लोग मानवता की बात करते हैं, और हम सब लोग प्रेम से रहते हैं। विश्व हमारे साथ कैसा भी कुछ भी करे, हम हमेशा लोगों को प्यार ही बांटते आए हैं और प्यार ही बांटते जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने सिर्फ 20% जल ही सिंधु नदी का लिया है, जिसमें हम पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में हम सिंचाई करते हैं। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है, ठीक है। गंगोत्री हिमानी से क्या होता है, भागीरथी निकलती है जो मुख्य धारा है, तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जो 2 मुख्य धाराएं हैं, तो ये दोनों जाके देवप्रयाग में मिलती है, और हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा का अगर निर्माण देखा जाए तो मुख्य धारा भागीरथी तो गंगोत्री से निकलती है, लेकिन जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है तब गंगा जी का निर्माण होता है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है देवप्रयाग। आप जरूर जाइएगा अगर आपको जीवन में मौका मिले। जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने देवप्रयाग देखा होगा, और हम लोग भी मेडिटेशन के लिए वहां पे जाते हैं। भी मेडिटेशन का एक छोटा सा मैसेज भी आपको मैं दिखाऊंगा जो आप कर सकते हैं, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मेरे खुद का अनुभव है कि मेरी पढ़ाई लिखाई ध्यान की वजह से बहुत अच्छी होगी, और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं जो ध्यान करते हैं उनका भी मन बहुत ज्यादा पढ़ाई में लगने लगा है। तो आपको जरूर करना चाहिए ध्यान। मैं अभी आपको इसके बारे में मैसेज बताऊंगा गंगा नदी तंत्र के बारे में बाद में।
हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है और इलाहाबाद में, आपने इलाहाबाद में प्रयागराज नाम सुना होगा, ठीक है, संगम जो है इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती है। मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में इतनी कृषि होती है ना, वह इन्हीं नदियों की वजह से होती है। जो गंडक, कोसी है और ये गंगा यमुना नदी है, ये इतनी उपजाऊपन इसमें ला देती है कि कृषि योग्य भूमि बन जाती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियां चंबल है, बेतवा तथा सोन है, जो कि गंगा जी में मिल जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? चंबल है, बेतवा है और सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, मतलब इनका जो आधा क्षेत्र है वह शुष्क होता है और बाकी थोड़ा सा ठीक होता है। इनकी लंबाई कम है तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम ही होती है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। अभी हम देखते हैं। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की फरक्का तक बहती है। ये गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यह नदी तो दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी, हुगली, जो इसका एक वितरिका है, मतलब एक धारा है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृद्ध नदी, मतलब बहुत जो बड़ी नदी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि सुंदरबन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभावों को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को, मतलब उसकी जो स्थिति है उसको पूरा किया जा सके, उसके संरक्षण को पूरा किया जा सके। और इसके लिए, परियोजना के लिए, आपके लिए एक वेबसाइट भी है, आप उस पर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए देवप्रयाग में भागीरथी, वाह क्या सुंदर नजारा है। भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है, ये भागीरथी है जो कि छल 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 आती है और ये बहुत आराम से आ रही है अलकनंदा बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ से, और ये आके यहाँ पे क्या निर्माण करती है, ये गंगा जी का निर्माण करती है और ये फिर ये आगे बहने लग जाती है, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह और पूरे गंगा के क्षेत्र को पोषित करती है। मैप आपके सामने है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए, हमने अभी सिंधु नदी की बात की थी, तो सिंधु नदी जो है वह आप देखेंगे कि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ से निकलती है। ठीक है, और सिंधु नदी यहाँ से निकल के आप देखिए लद्दाख में ऐसे जाके, और जैसे पता था गिलगित वगैरह से होकर फिर ये ऐसे नीचे को पहुंच जाती है। और बाकी नदियां आप देखेंगे झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये नदियां जाके या मिठानकोट में इनसे मिलती है। ठीक है, मिठानकोट जो मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैप में गंगा नदी है और इसमें घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कोसी नदी यहाँ पे मिल रही है, गंडक मिल रही है और घाघरा मिल रही है, सोन नदी मिल रही है, और यहाँ पे बेतवा और यमुना नदी में मिल रही है, चंबल नदी यमुना नदी में मिल रही है, फिर यमुना और गंगा नदी का यहाँ प्रयागराज में संगम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे। और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जो है ये आपको राजस्थान में मिलेगा। गोविंद वल्लभ पंत सागर आपको ये
यूपी बिहार, यूपी छत्तीसगढ़ और एमपी की एक बॉर्डर है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और नर्मदा और तापी नदी मैंने आपको बताई थी कि दो नदियां जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि से निकल के और कहाँ को जाती है, पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिर जाती है। बाकी देखो कृष्णा, गोदावरी वगैरह सब बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे आप डेल्टा देख सकते हो। ठीक है, जो ये देखो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये गंगा जी आ रही है। एक तो गंगा जी बांग्लादेश में चली गई और एक यहाँ पे आ गई। ठीक है, यहाँ पे एक धारा जो है दो धाराओं में कट जाती है और यहाँ मेघना बन जाती है गंगा, और ये यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में सुंदरवन का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो गंगा की लंबाई जो है वह 2500 किलोमीटर से अधिक है, मतलब 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। और यह चित्र 3.4 में हमने देखा कि क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? आप बिल्कुल पहचान सकते हैं। तो अंबाला नगर, सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करता है। ठीक है, तो जल विभाजक पर स्थित है। जैसे आपको बताया है कि जल विभाजक क्या होता है, दो जो नदी तंत्रों को अलग करता है वह जल विभाजक कहता है, ऊंची उठी हुई भूमि। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसकी ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर पर 1 मीटर की ढाल की गिरावट है बस। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प बन जाते हैं, क्योंकि जो इनकी ढाल होती है वह बहुत धीमे होती है। तो वह क्या होती है, ऐसे आते हुए वह ऐसे, आपको पता है विसर्प कैसे बनाती है। ठीक है, ऐसे विसर्प बनाती हुई जाती रहती है। ठीक है, अब आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी, सतलुज नदी दोनों ही मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकलती है। तीनों ट्रांस हिमालयन नदियां हैं, तीनों ही हिमालय पार से आती हैं भारत के अंदर, भारत में इनका उद्गम नहीं है। इसकी लंबाई, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है सिंधु से थोड़ी सी ज्यादा है, परंतु इसका जो अधिकतर मार्ग है वह भारत से बाहर स्थित है, क्योंकि ये तिब्बत में और क्या कहते हैं आपका बांग्लादेश में बहती है। भारत में बहुत कम ही क्षेत्र में बहती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, और नामचा बरवा शिखर जो कि 7,757 मीटर के पास पहुंचकर, मतलब इतनी इसकी हाइट है बरवा शिखर की, वहां पर पहुंचकर एक यू आकार ऐसे जाके यू आकार बना के और भारत में एंटर कर जाती है। ठीक है, और जब ये भारत में एंटर करती है तो ये यू जैसे मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। आपको पता है गॉर्ज पर्वतों के बीच से जब नदियां बहती हैं और जो क्षेत्र बनता है वह होती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लोहित, केनुला और जो अन्य जो दिबांग जैसी नदियां हैं वह इसकी सहायक नदियां हैं। असम में से ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। ये भी आप आराम से देख लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। आपको पता है तिब्बत बिल्कुल एक ठंडा मरुस्थल आप कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब शीत एवं शुष्क क्षेत्र है यह। अतः यहाँ से नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से अगर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत के अंदर शीत एवं शुष्क क्षेत्र होने के कारण वहां पर सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, पानी की मात्रा बहुत कम होती है नदी में। पर ब्रह्मपुत्र जब भारत में आती है तो वह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी वगैरह की, जिसे सिलेट आप कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदियां द्वीपों का निर्माण करती है। जब नदी के अंदर द्वीप हो जाते हैं, उभर जाते हैं, ऐसे द्वीप बनाती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? नहीं है तो आप गूगल पे, ये आपका काम है, आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक
क्षति मतलब नुकसान पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती रहती है। ठीक है, अपना अपना जो इसका जो इलाका है वह चेंज करती रहती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अपने मार्ग में परिवर्तन करती रहती है। प्रायद्वीपीय नदियां हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। आपके लिए एक बहुत स्पेशल जो मैसेज मैंने बोला था वह आपके लिए अभी वीडियो के एंड में अभी जस्ट आपको दिखाई देगा, जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। तो सहज योगा मेडिटेशन से वो रिलेटेड है। उसके वीडियो के जो लिंक हैं और वेबसाइट के लिंक हम आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारे दोस्त और हमारे खासकर मेरा खुद का अनुभव है कि जब से हम लोग ने मेडिटेशन स्टार्ट किया है हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। हमारे स्टूडेंट जो भी करते हैं वह उनकी पढ़ाई में बहुत अच्छा इजाफा हुआ है, बहुत अच्छा बढ़ोतरी हुई है, उनको लाभ हुआ है। तो आप लोग भी जरूर करिए और अपने जीवन का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए है जो कि स्क्रीन पे अब आएगा।